प्रतिनिधित्व किया, दिल्ली से सांसद रहे और माननीय दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के पुत्र हैं श्री संदीप दीक्षित जी। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर, देश के हालातों में आज का सबसे पहला सवाल जो युवाओं के लिए अहम बनता जा रहा है वो बेरोजगारी का है, क्योंकि युवा डिग्री तो पूरी करता जा रहा है लेकिन उसके बाद आगे की राह बड़ी खटकती सी नजर आ रही है क्योंकि रोजगार नजर नहीं आ रहा है। इस पर सर आपके पॉइंट? देखिए, रोजगार का जो नया रोजगार सृजन होता है खेती के अलावा, क्योंकि खेती किसानी का जो रोजगार है वो तो पारंपरिक है, उसके साथ साथ परंपरा में बहुत से ऐसे व्यवसाय होते हैं, चाहे गांव के अंदर के काम हो या नए शहर जब बनते हैं उनको नई सर्विसेज की आवश्यकता होती है, कहीं पढ़ाई की, कहीं प्लम्बर की, कहीं अलग अलग चीज़ों की, ये सृजन इनका होता रहता है। लेकिन जिस तरीके से जब आबादी बढ़ती है और आर्थिक विकास होता है, नए आयाम सामने आते हैं, उनके आने की आवश्यकता बढ़ती है, बच्चों की आकांक्षाएं बढ़ती हैं, हर आदमी खेती किसानी नहीं करना चाहता, नए व्यवसायों की तरफ जाता है। पुराने व्यवसाय उतना नहीं आपको तनख्वाह या फ़ायदा दे पाते हैं जितनी लोगों की ज़रूरतें या आशाएं होती हैं। एक नया समाज, एक नई आर्थिक व्यवस्था बनती है, तब सरकार की उस समय ज़रूरत पड़ जाती है कि एक तरफ तो विकास को बढ़ाए, जो पिछले कई वर्षों में, बल्कि पिछले 60-70 साल से सरकारों ने बड़ा अभूतपूर्व काम किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि उस विकास में नई व्यवसाय जो है उनका सृजन हो, नई काम करने के मौके मिलें, ऐसे मौके मिलें जिसके प्रति लोगों की एक आकर्षण हो। और जिस तरीके से हम नए युवा वर्ग को प्रशिक्षित करते हैं, चाहे बीए और एमए की शिक्षा में, चाहे एमटेक की शिक्षा में, चाहे ये जो उसको आजकल कौशल की विद्या कही जा रही है, ये अलग अलग तरीके से उनको हम दक्षता देते हैं, उनके अनुरूप, उनके अनुकूल और उनकी दक्षताओं के से जुड़े हुए व्यवसाय नए नए बने। अब विकास तो दो तरीके से हो सकता है। एक तो आप बड़ा विकास कर लो, भाई टेक्नोलॉजी है, आजकल मशीन हर चीज कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं वो चाहते भी हैं कि मशीनें काम करें, क्योंकि मशीनें सवाल नहीं पूछती, मशीनों को तनख्वाह नहीं चाहिए, एक बार आपने पैसा लगा लिया, उसमें तेल डालते रहे, मशीन काम करती रहती है। मशीन में अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, उसकी कोई भावनाएं नहीं होती हैं, उसके दुरुपयोग आप कर सकते हैं, उसके साथ आप कुछ भी करो मशीन कुछ नहीं बोलेगी। और मशीन जब आने लगती है तो धीरे धीरे लोगों के व्यवसाय जाने लगते हैं। कुछ हद तक मशीनों की भी आवश्यकता है, लेकिन एक सामंजस्य होता है कि कुछ मशीनें बने, उस मशीनों से जो पैसा या धन सृजन हो वो समाज के ऐसी जगहों पे लगाया जाए जहां ज्यादा रोजगार मिले, तो रोजगार भी मिलते रहते हैं और धन संपत्ति भी समाज में, आर्थिक व्यवस्था में बनती रहती है। पिछले 5-6 सालों में विशेषकर जब से मोदी सरकार आई, आपने देखा होगा ये बार बार आपसे बात करते हैं निजी क्षेत्र की, प्राइवेट सेक्टर की, बड़ी बड़ी कंपनियों की। ये एक चीज नहीं समझ पाते हैं कि निजी क्षेत्र केवल टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बड़े बड़े लाख 10-10 लाख करोड़ के लोग नहीं हैं। निजी क्षेत्र वो छोटी दुकानें भी हैं, छोटे व्यवसाय भी हैं, छोटी फैक्ट्रियां भी हैं, छोटे छोटे ठेले वाले भी हैं, वो भी तो निजी क्षेत्र है। वहां जब अगर आप ऐसे अर्थव्यवस्था नहीं सृजन करते हैं जिसमें वहां नौकरियां बन सकें, तो फिर दिक्कत आने लगती है। ये चाहते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था कुछ बड़े परिवारों, कुछ बड़े लोगों के हाथ में चली जाए, और उसके बाद वो चाहे मशीन से, चाहे किसी और चीज से धन देते रहें, सरकार को टैक्स मिलता रहे। सरकार उस टैक्स से, क्योंकि एक भ्रम पैदा कर दिया है कि सरकार से सब लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी जेब में क्या डालती है, अपने टैक्सों से कुछ छोटा मोटा लोगों की जेब में डालती रहे, तो एक तरीके से लोगों का संतोष भी रखे, क्योंकि उन्हें नौकरियां अपनी नहीं मिलेंगी, स्वायत्तता से नौकरियां नहीं मिलेंगी, इसलिए धीरे धीरे वो आर्थिक व्यवस्था पे, बड़े उद्योगपतियों पे निर्भर होते चले जाएंगे। लोगों में निर्भरता की मानसिकता बढ़ती चली जाएगी, दासता की मानसिकता बढ़ती चली जाएगी। तो एक तरफ आपने मशीनों पे पूरा आर्थिक उद्योग डाल दिया, इसलिए बड़े पूंजीपतियों के हाथ आपने पूरी व्यवस्था को दे दिया। दूसरा, जो मानव था, इंसान था, युवा था, उसके अंदर की चेतना, विवेक को आपने खत्म कर दिया, क्योंकि आपने उसको नौकर बना दिया और आपने उसको भीख का एक पात्र मान लिया। तो ये एक बड़ी सोची समझी रणनीति है, जिसको हम न्यूलिबरल कहते हैं या नवीन एक तरीके से पूंजीवाद कहते हैं। ये उसकी व्यवस्था पूरी दुनिया में चल रही है, और इसलिए आप देखिएगा कि भले 6-7% की ग्रोथ भी हो, उतने नौकरियां सृजन नहीं हो पाती हैं। ग्रोथ तो आजकल यह हाल है कि आप बड़ी मशीनें लगा दो, आपको उत्पादन बढ़ जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी। और इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा था कि ये न केवल एक आर्थिक व्यवस्था में गलत नीतियां हैं, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था में षड्यंत्रकारी नीतियां हैं कि इंसान को नौकरी ना मिले, इंसान के अंदर में एक ऐसी भावना आ जाए कि वो बड़े पूंजीपतियों का दास बनता चला जाए, जिसमें धीरे धीरे कुछ पूंजीपति
और कुछ राजनेता इस देश में न केवल राजनीतिक वर्चस्व कायम करें बल्कि आर्थिक वर्चस्व कायम करें और इस पूरे देश को ही एक प्राइवेट सेक्टर बना दें। सर, आपने बेहद अच्छे तरीके से यह बताया कि किस तरह बहुत विस्तार से आपने समझा दिया कि नौकरियों के पीछे भावना भी क्या इस सरकार की इस देश में कैसा माहौल पैदा करने की है। जहां आपने माहौल का सवाल किया तो वहां आज इस देश में हम देख रहे हैं कि जिस देश का जिसको कहते हैं बर्थ आंदोलन से हुआ, वहां आज दिल्ली के बॉर्डर पर महीनों से डटे हुए किसानों को आंदोलन जीवी और उससे पहले तरह तरह के टेररिस्ट, खालिस्तानी और क्या कुछ नहीं कहा गया। वो इस देश के अन्नदाता हैं। तो युवा आज क्या देख रहा है? क्या ये डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी की तरफ जा रही है? ये एक देश में बड़ी अजीब व्यवस्था है। बल्कि आप जहां कह रहे हैं कि क्या हम प्रजातंत्र या लोकतंत्र से किसी 2-3 व्यक्तियों के एक शासन की तरफ जा रहे हैं जिसको ऑटोक्रेसी की आप बात करते हैं। मजे की बात हिंदुस्तान में ये है और ये चीजें सारे शासकों ने पिछले 25-30 साल में सीखी है, खासकर जो फासिस्ट शासक हैं, कि अब हमको प्रजातंत्र को या लोकतंत्र का इस्तेमाल करके ही हमें प्रजातंत्र को खत्म करना है। और मैंने आपसे ये कहा कि 2-3 चीजें इसमें पिछले 5-7 साल से बल्कि 10-15 साल से चल रही हैं और इसमें मीडिया सहभागी है। बल्कि मीडिया ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग जो आज वर्तमान सरकार के खिलाफ, ये सब इसमें सहभागी रहे। सबसे पहले इनका काम होता है कि प्रजातंत्र को सृजन करने वाली, प्रजातंत्र को समर्थन करने वाली, प्रजातंत्र को एक तरीके से संरक्षण देने वाली जो संस्थाएं थीं, जो प्रजातंत्र से अपनी पहचान को मिलाती हैं, जैसे दिल्ली हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं या कुछ ऐसे दीगर दलों की बात करूं जो कांग्रेस पार्टी से निकल कर आए, सबसे पहले उन्हीं पर हमला करना और उन्हीं को प्रजातंत्र का विरोधी बताना। एक बार आप इस चीज को स्थापित कर देते हैं, फिर क्या होता है, क्योंकि आप पार्टी के खिलाफ चलते चले जाते हैं, आप प्रजातंत्र के खिलाफ चलते चले जाते हैं। मानवविज्ञान और मानसिकता से इनकी लड़ाई लड़ रही है। ये कोई लड़ाई बहुत ज्यादा ये नहीं है कि बड़ी भारी स्ट्रेटेजी से, कोई रणनीति से बनाई जा रही। इनके बड़े साफ साफ कदम हैं। देखिए, आप अगर कहीं नौकरी पर जाते हैं और मैं आपकी कुशलता को, आपके काम को नहीं अगर मैं झुटला पाता हूं तो मैं कंपनी को फोन करके कहूंगा कि भाई साहब ये लड़का जो है ना, जरा देख के रहना यार, कॉलेज में जरा बदतमीज था, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया करता था। अब भाई साहब आप तो जानते हैं, सबूत तो है नहीं, लेकिन जरा देख लीजिएगा। इसी में आप खत्म हो गए। इन्होंने यही किया। जितनी ताकतें, जितनी पार्टियां, जितने लोग सही में प्रजातंत्रवादी थे, संविधान का निर्माण ऐसे ही नहीं हुआ है। संविधान का निर्माण 1920-1930 से, जब से आजादी का आंदोलन चला था, आजादी के आंदोलन में जो जो नेतृत्व गया था, जो जो पार्टियां उसमें अग्रणी थी, उनकी सोच से बना और तब से सोचा गया कि हमें प्रजातंत्र की आवश्यकता है। और सही में एक लोकोन्मुखी प्रजातंत्र केवल वोटिंग नहीं होता है, केवल इलेक्शन नहीं होता है। प्रजातंत्र का मतलब होता है कि सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं वो प्रजा को अपने से बड़ा माने, उनकी आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकता से बड़ा माने और देश को प्रजा से जोड़ के रखें। देश का इंसान उतना ही बड़ा ये देश है जितनी इसकी धरती है। और उसमें इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कांग्रेस और उसके आसपास के दलों को बदनाम किया, फिर उसके नेतृत्व को बदनाम किया। किन चीजों से? कहीं भ्रष्टाचार का एक चीज चला दी, कहीं चला दिया कि 60 साल कोई काम नहीं हुआ। और इन चीजों को ढोकने ढपने के लिए, खासकर जब से टेलीविजन का तंत्र सामने आया है, दिक्कत क्या हो गई है कि टेलीविजन एक ऐसी तकनीक है जिसने मस्तिष्क की चेतना को बिल्कुल खत्म कर दिया है। ठीक है, हमारा समय, हमारी सोच वही 1.5 घंटे 2 घंटे की होती है या 4 लाइन की होती है। जहां इस देश में ज्ञानी गुणी व्यक्ति कम से कम 400 किताबें पढ़ के गुणी हुआ करते थे, आज 400 लाइन के 400 मैसेज पढ़ के आप गुणी हो जाते हैं। आप समझिए ना कि इस तरीके से, एक तरीके से इंसान की बुद्धि को एक छोटे जानवर की बुद्धि में इन्होंने परिवर्तित कर दिया। इसीलिए इन्होंने लोकतंत्र का इस्तेमाल करके ही लोकतंत्र की हत्या की है। लोकतंत्र के रखवालों को पहले मारो। भाई आपका मुझे किसी होटल में घुसना है, चोरी करनी है, पहले बाहर के दरबानों को मार डालो, फिर उसके मैनेजरों को बदनाम कर दो, फिर उसका जो रहने वाला वो कहेगा यार कोई सर्विस नहीं मिल रही, मैनेजर तो साला बिल्कुल बेकार है, ये नया मैनेजर आया इसको मैं दे दूं। और नए मैनेजर के साथ साथ शुरू में वो क्या करता है, मन लुभावनी इतनी चीजें देता है, जैसे इन्होंने किया, इस स्कीम में पैसा बढ़ा दो, उस स्कीम में पैसा बढ़ा दो। और एक फाइनल चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको इल्यूजन कहा जाता है अंग्रेजी में, जिसको एक भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है, ये उसका बड़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैं छोटा उदाहरण आपको दूंगा। आजकल कई जगहों पर ये लोग कहते हैं कि देखिए साहब, हम हर एकड़ पे शायद 6,000 रुपया, एकड़ पे या हेक्टेयर पे शायद 6,000 रुपया हर किसान को दे रहे हैं। ठीक है, और लोगों को लग रहा है अरे साहब कमाल है, हर 3-4 महीने में मोदी सीधे 2,000 रुपये हमारी बैंक में भेज देता है।
इसी के साथ साथ पिछले 5-6-7 सालों में बड़ी रणनीति के साथ साथ इन्होंने पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी कम की, जो करीबन लाख सवा लाख करोड़ की थी इस देश में। आज वही खाद, वही एनपीके, वही बाकी चीजें जो सब्सिडी के माल साथ मिलनी थी, वो सब्सिडियां कम कर दी, बहुत सी चीजों पर सब्सिडियां कम कर दी। तो जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस बात को देखा है कि पहले इन्होंने क्या किया, हर हेक्टेयर या एकड़ जो भी इसकी वो यूनिट है, मैं उसको भूल रहा हूं, 15,000 के करीब प्रति यूनिट कम कर दिया। तो सरकार ने 15,000 रुपए प्रति यूनिट रोक लिए और उसमें से 6,000 रुपए भीख के रूप में उसके हाथ में दे दिए। सरकार ने 9,000 कमाए आपकी जेब से निकालकर, जो आपका हक था, जो इतने सालों से कांग्रेस की और सरकारें आपको दे रही थी, और उसके बाद 6,000 रुपए आपकी जेब में देकर आपको अपना ऋणी बना लिया। 6,000 रुपए लेकर किसान समझता है कि सरकार ने बड़ा मेरा उपकार कर दिया है। इस बार को भूले जा रहा है कि 15,000 रुपए तो सरकार निकाल कर पहले ही अपनी जेब में रख चुकी है। ये जानते हैं कि एक समय के बाद इंसान भी अगर बार बार उसकी चीज में कोई चीज बार बार कही जाए तो वो उस बात को समझने लगता है। मैं एक दोहे का दुरुपयोग करते हुए यह कहूंगा कि दोहा होता था कि रस्सी जितनी बार चलेगी पत्थर पर, उतना उस पर निशान गहरा होता चला जाएगा। उसको अगर आप मानवता के साथ दे लें कि जो बात जितनी बार आपके बात सामने कही जाएगी, धीरे धीरे आप उसका विश्वास करने लगेंगे। और अब इन्होंने क्या किया है, क्या चीजें आप सुनते हैं, स्कूलों में सुनते हैं तो उन्होंने सारी की सारी किताबों में झूठ भर दिया है। टेलीविजन पर आप सुनते हैं, टेलीविजन में सवेरे से शाम तक केवल झूठ बोला जाता है। रेडियो आप सुनते हैं, रेडियो में सवेरे से शाम तक केवल गलत बयानी आपके सामने की जाती है। इश्तहारों को देखते हैं, इश्तहारों में दिन भर झूठ दिखता है। आप धार्मिक संस्थाओं के प्रति जाते हैं, उन्होंने एक ऐसा वर्चस्व कायम कर लिया कि वहां से आपको गलत खबरें मिलती हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति को जितने भी आयाम मिलते थे अपनी बात को समझने का, सूचना प्राप्त करने का, जानकारी जानने का, एक उसका विश्लेषण करने का, उन सब को इन्होंने खत्म करके अपने वशीभूत कर लिया, अपना नौकर एक तरीके से बना लिया है। मैं ये दो चीजें डिटेल से ज्यादा एक रणनीति आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था कि एक अद्भुत रणनीति इस पार्टी ने अपनाई है, और ये अद्भुत रणनीति वही लोग करना जानते हैं जो फासिस्टवादी होते हैं। हिटलर ने भी ऐसा ही किया, मुसोलिनी ने भी ऐसा ही किया, रशिया में पुतिन टाइप के लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। सदियों से बहुत से हजारों लाखों करोड़ों लोग यही करते चले आए हैं कि किस तरीके से इंसान को एक भ्रम दिखाकर हमेशा चकाचौंध में रखो। अगर आपकी एक चकाचौंध कम हो रही है तो दूसरा बड़ा बल्ब कर दो। तो जैसे लगता है कि आपको लगता है कि मेड इन इंडिया फेल हो गया तो आत्मनिर्भर इंडिया की चकाचौंध ला दो। आत्मनिर्भर इंडिया, अब देखिएगा साल 2 साल में जब उसका जादू खत्म हो जाएगा, मैं शर्त लगाता हूं कि 2-3 साल में प्रधानमंत्री एक नया बड़ा भारी बयान ले जाएंगे और फिर सवेरे से शाम तक लोग जो है उसको करते रहेंगे। आपको किसी अगर गायक का गाना नहीं अच्छा लगता है, आप उठने लगते हो, कहेगा भाई साहब 2 मिनट रुको, अगला गाना सुन के जाओ, अगला गाना सुन के जाओ, अगला गाना सुन के जाओ। लेकिन अगले गाने के साथ साथ चाय भी परोस देता है, समोसा भी परोस देता है, सैंडविच भी परोस देता है, वो कहता है रात का खाना भी है। तो उस लालच में आप बैठे रहते हैं। इन्होंने लालच से, इन्होंने प्रजातंत्र को क्योंकि तोड़ना चाहते थे, उस रणनीति से इतने अच्छी तरीके से अपना एक ताना बाना इस देश में बुना है कि सदियां लग जाएंगी इसको तोड़ने में। सर, शायद ही किसी ने इतने विस्तार से ये समझा हो कि इस देश में ये जो माहौल है ये एक सोची समझी रणनीति के तहत बनाया जा रहा है। सर, क्योंकि ये भारतीय युवा कांग्रेस का प्लेटफॉर्म है और युवा जो इस देश का भविष्य है, जो इस देश में आज अपना भविष्य मंडराता हुआ, थोड़ा खटकता हुआ देख रहा है। देश के युवा को पूर्व सांसद होने के नाते, देश के कद्दावर नेता होने के नाते आपका मैसेज कि किस तरह देश का युवा देश की इस बदलते माहौल में अपनी जगह बनाकर आगे बढ़े और देश को वापस लोकतांत्रिक सिद्धांतों की तरफ लेकर। देखिए, ना मैं कांग्रेसी की तौर पर, ना मैं कोई पूर्व सांसद के तौर पर, मैं एक नागरिक के तौर पर आपसे 2-1 बातें कहूंगा इस युवा के लिए। आपके पास सिर्फ 2 या 3 रास्ते इस समय हैं। सबसे पहले सत्य जानना और सत्य को बोलना। झूठ को सत्य ही पराजित कर सकता है। लेकिन एक और चीज समझिएगा, झूठ की कोई सीमा नहीं होती है, सत्य की सीमा होती है। सत्य वही होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैंने आपको 5 रुपए दिए रिश्वत, ठीक है भाई, जब 50 लाखों रुपए खा गया, ये झूठ है। मैं 50 रुपए खा गया तो भी झूठ है, 5 लाख रुपए खा गया तो भी झूठ है, 10 करोड़ खा गया तो भी झूठ है, 1 रुपया खा गया तो भी झूठ है। केवल 5 रुपए रिश्वत खाई, ये सत्य है। तो झूठ तो कितना भी आप खींच सकते हैं। अरे कांग्रेस करोड़ों है साहब, कहां है वो करोड़ों? बहुत आसान है कहना। अरे कांग्रेस में क्या है, लाखों रेप होते थे। कुछ भी आप शब्द इस्तेमाल कर लो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे आपकी बीजेपी हो, चाहे बाकी दल हो,
इन्होंने क्या किया है कि झूठ की कोई सीमा नहीं रखी, झूठ को हथियार बनाया। और हथियार, क्योंकि झूठ का हथियार दिमाग में पैदा होता है, उसकी कोई सीमा नहीं बची। तो एक तो सबसे पहली चीज है कि जब सच हो तो सच को जानो। सच को जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच को जानना बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि जब सच से झूठ टकराता है तो फिर झूठ भगता है। आप कभी भी किसी बीजेपी के या आरएसएस के कार्यकर्ता को सामाजिक रूप में सामने बैठ के अगर आंकड़ों से या सत्य से अगर आप उसको आप चैलेंज करोगे, उसको आप चुनौती दोगे, तो भगता खड़ा होगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज भी आप इस कमरे में ले आओ, मैं आपको बता रहा हूं, और आप बल्कि हमको कहोगे आरएसएस के हेडक्वार्टर में चले जाएं, बीजेपी के हेडक्वार्टर में चले जाएं, वहां से वो भग जाएंगे। क्योंकि एक शूट एंड स्कूट की जो एक रणनीति है, ये झूठ बोलने वाले की होती है। तो पहला तो सत्य जानिए और बार बार सत्य को दोहराइए। दूसरा यह है, अपने अधिकारों को जानिए और जानिए कि आप एक मानव होने के अलावा भारतीय होने के कारण क्या आपके अधिकार हैं, आपका संविधान आपको किस तरफ ले जाने की कोशिश करता है। संविधान एक डॉक्यूमेंट नहीं है, यह भी नहीं है कि मैं संविधान बचा रहा हूं, उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन संविधान से मिले हुए आपके अधिकार क्या है, संविधान से मिली हुई आपकी पहचान क्या है, संविधान में किन आपकी जरूरतों के लिए सरकार आपकी वशीभूत बनती है, सरकार का क्या रोल, उन चीजों को समझिए। और उसमें आप अपने आप को सही में देखेंगे कि इस देश की पूरी व्यवस्था में आप कहां खड़े हैं। और तब आप देखेंगे इस देश की व्यवस्था में हमारा चाहे संविधान हो, चाहे सरकार हो, चाहे सोच हो, सबसे पहले आप ही खड़े मिलोगे। ठीक है, क्योंकि भारत माता के सपूत ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। सपूत ही इस माता को आगे ले जाएंगे, सपूत ही इस देश को सशक्त करेंगे। सरकारें सशक्त नहीं कर सकती, सरकारें हम और आपके बस से चलती हैं। इसलिए दूसरी चीज यह है कि अपनी जगह को पहचानिए और उसको बार बार कहिए। और तीसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, संगठित होइए। बिना संगठित हुए कोई काम नहीं होगा। जब सरकार अपना रूप बदल लेती है और अपना चेहरा बदल लेती है और दमन की तरफ आती है, तो सरकार के दमन को वही लोग तोड़ सकते हैं जिनके वोट से, जिनकी पहचान से, जिनके नाम से सरकार बनती है। वो इस देश का नागरिक होता है, क्योंकि आपने युवा की बात की, वो देश का युवा होता है। तो सबसे पहले सत्य जानिए, दूसरी बात सत्य को बार बार कहिए, तीसरा समझिए कि पूरी व्यवस्था में आप कहां हैं और आपके मुद्दे कहां हैं और सही रास्ता क्या है, और आखिरी में संगठित होइए और संगठित होकर उस बात को सड़क पर उतारिए। तो ये थे श्री संदीप दीक्षित जी, जिन्होंने अपनी सत्य की वाणी से यह भी बता दिया कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो वहीं इस बात को भी सिद्ध कर दिया कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद।